सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो आ चुके हैं और जो आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, यानी जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ भी सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन पहली नज़र पर दृष्टि गाड़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए, 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 940, दूसरा है 928, तीसरा है 916 और चौथा है 908। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 928। क्या होगा? 928। क्या होगा भाई दोस्तों? 928। 928 कैसे? सुन लीजिए दोस्तों। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है भाई? राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। बात करते हैं, कई बार क्या सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। तो सवाल पूछे कभी भी कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक जिला है और उस जिले का नाम है डूंगरपुर। और डूंगरपुर का लिंगानुपात है राजस्थान में सबसे ज़्यादा। और डूंगरपुर में जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो है 990। अब बात करते हैं सबसे कम महिला लिंगानुपात। तो देखिए, राजस्थान का एक सबसे सुदूर पूर्व में एक जिला है जिसका नाम है धौलपुर, और धौलपुर का लिंगानुपात है वो दोस्तों 845 है। कितना है? 845। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत का लिंगानुपात कुल कितना है, दोस्तों भारत का लिंगानुपात है वो है 940। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से राजस्थान का लिंगानुपात है वो क्या है? कम है। ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। बड़ा अच्छा सवाल है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। 4 ऑप्शन है। पहला है भगवान सिंह, दूसरा है बूर सिंह, तीसरा है मान सिंह और चौथा है मान सिंह। दोस्तों, अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी जयपुर के शासक महाराजा मान सिंह को। किसको दी थी? मान सिंह को। ध्यान रखना दोस्तों, मान सिंह के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, मान सिंह थे, ये जब 12 वर्ष की आयु में थे तब ये अकबर के पास अकबर के साथ कहाँ चले गए थे? अकबर की सेवा में दिल्ली चले गए थे। ठीक है, अगली बात, ये जो मान सिंह है, महाराजा मान सिंह है, ये किसके पुत्र थे? तो ये भगवंत दास के पुत्र थे और अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और एकमात्र उस समय के जो राजपूत शासक थे जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। दूसरा, मान सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि 1573 में महाराणा प्रताप के साथ जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए एक शिष्टमंडल दल भेजा गया था। उस दूसरे दल में ये कहाँ गए थे? प्रताप को समझाने के लिए कि भाई आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। प्रताप से मिलने के लिए 1573 में गए थे। अगली बात करते हैं मान सिंह के बारे में। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक हमारे जयपुर की बहुत ही फेमस पोएट्री है और उस पोएट्री का नाम है ब्लू पोएट्री। और राजस्थान में ब्लू पोएट्री लाए थे। राजस्थान में ब्लू पोएट्री लाने का अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है या किसी महाराजा को श्रेय जाता है तो वो जाता है महाराजा मान सिंह, जो जब लाहौर पर तैनात थे तो वहाँ से फारस से जो कलाकार आए थे उनकी कलाकारी को देखा और ये ब्लू पोएट्री जयपुर में लेकर आए थे। इसके अलावा मान सिंह के बारे में बात करें तो मान सिंह को अकबर ने उपाधि दी थी फरजंद की, और फरजंद का मतलब होता है बेटा। क्या मतलब होता है? बेटा या पुत्र के समान। ठीक है, अगली बात, अकबर ने इनको कितनी मनसबदारी दी थी दोस्तों? तो ध्यान रखना, राजस्थान के पहले और एकमात्र राजपूत व्यक्ति या राजपूत राजा जिनको अकबर ने 7000 का मनसब दिया था। 7000 का क्या दिया था?
मनसब दिया था। इसके अलावा मानसिंह को 57 युद्धों का विजेता कहा जाता है दोस्तों, 57 युद्धों का विजेता। ठीक है, तो ये मानसिंह के इर्द गिर्द इतने महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी दक्षिण भारत में एलिचपुर में। कहाँ हुई थी मृत्यु हुई थी एलिचपुर में। और एलिचपुर उस समय कहाँ पड़ता था, अहमदनगर में। कहाँ पर पड़ता था, अहमदनगर, जो उस समय एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय, सवाल देखिए आराम से, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला पूछा है किशनगढ़, दूसरा पूछा है जयसमंद, तीसरा पूछा है नाथद्वारा और चौथा पूछा है उदयपुर। दोस्तों अगर बात करें वल्लभ संप्रदाय की, दोस्तों राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय है वो है नाथद्वारा में। और वल्लभ संप्रदाय देखिए क्या है, इसके बारे में 1-2 प्रश्न जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित पूछे गए हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या प्रमुख धार्मिक मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना ये मंदिर है नाथद्वारा में। कहाँ पर है, नाथद्वारा, राजसमंद। नाथद्वारा किस जिले में, राजसमंद। अब कभी भी सवाल ये पूछ ले कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का या फिर कह सकते हो संस्थापक कौन थे, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है वल्लभाचार्य। क्या नाम है भाई, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना की थी, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। अब इसी के रिलेटेड एक और सवाल ये पूछते हैं कि देखिए जो वल्लभ संप्रदाय के लोग जो गीत गाते हैं, जो भजन करते हैं, उनको कहा जाता है हवेली संगीत। क्या कहा जाता है, हवेली संगीत। जो वल्लभ संप्रदाय के जो गीत हैं वो हवेली संगीत कहलाते हैं। अगला सवाल, ये किसकी पूजा करते हैं, वल्लभ संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं, तो ये भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण हैं उनके बाल रूप की पूजा, यानी जो भगवान कृष्ण छोटे थे बाल रूप की पूजा करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही पिछवाइयाँ जो आपने पढ़ी होगी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ बनती है। ध्यान रखना पिछवाइया का मतलब होता है कि किसी कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की क्या जीवन से संबंधित जो बाल लीलाएं थी उनका संकलन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में एक बहुत बड़े गुरुजी हुए थे और उनका नाम था विट्ठल दास जी। क्या नाम था, विट्ठल दास जी। और विट्ठल दास जी ने किसकी स्थापना की, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इन्होंने अष्टछाप शिष्टमंडल की स्थापना की थी। अष्टछाप शिष्टमंडल की स्थापना की थी और ये किसने की थी, विट्ठल दास। उनका भी संबंध था, वो वल्लभ संप्रदाय से था। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है क्रांतिकारी रचना। एक क्रांतिकारी रचना है, उसका नाम बताना आपको है। क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चूंटिया के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन है। क्रांतिकारी चेतावनी चूंटिया जो रचना है उसके लेखक कौन है या रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा है दामोदर दास राठी, तीसरा है राम गोपाल सिंह और तीसरा है केसरी सिंह बारट। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों देखिए वो होगा केसरी सिंह बारट। दोस्तों ये जो केसरी सिंह बारट थे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कभी कभी इनके बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये एक रियासत थी जिसका नाम था शाहपुरा। और शाहपुरा वर्तमान में कहाँ है, भीलवाड़ा रियासत से बिलोंग करते थे, वहीं पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों केसरी सिंह बारट ने पुस्तक जो चेतावनीराज चूंटिया किसको लिखा था, इनकी जो रचना है चेतावनीराज चूंटिया, कई बार सवाल पूछा है चेतावनीराज चूंटिया ये किसको लिखी थी इन्होंने ये जो रचना है वो किसको लिखी थी, तो बात है 1903 की। 1903 में यहाँ पर अंग्रेजों का शासन होता है और उसी समय एक व्यक्ति होता है लॉर्ड कर्जन और वो उस समय भारत का गवर्नर होता है और वो कहता है कि मैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार का आयोजन कर रहा हूँ, उसमें आपको भी आना है। महाराणा फतेह सिंह को कहता है। तब केसरी सिंह बारट होते हैं एक 13 शॉर्टें लिखते हैं, 13 लाइनों में एक कविता लिखते हैं
जिसको कहते हैं चेतावनी राचूटिया। और ये किसको देते हैं? ये महाराणा फतेह सिंह को देते हैं और कहते हैं हे महाराणा फतेह सिंह, आप बहुत बड़े शासक हो, आपका वंश है उसका जो यशस्वी और गौरव वाला है, आप इस दिल्ली दरबार में जाकर आप अपने वंश को लज्जित कर रहे हो। तब इन चेतावनी चूंटिया की जो कविता और इन सोरठों को पढ़ा तो महाराणा फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। तो ये चेतावनी रचूटिया महाराणा फतेह सिंह को लिखी गई है। अगली चीज देखिए, केसरी सिंह बाहरट, इनके परिवार में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए थे और ये खुद क्रांतिकारी नेता थे। तो इनके देखिए भाई था, इनके पुत्र था और इनकी एक पोत्री थी, जिनका हमारे राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी आंदोलनों में प्रमुख व्यक्तियों में शामिल है। तो कभी भी इनके पुत्र का नाम पूछे दोस्तों, इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह। आपने नाम सुना होगा प्रताप सिंह, जिनको रास बिहारी बोस ने कहा था लॉर्ड डलहौजी पर आपको बम फेंकना है। इसके अलावा इनके जो भाई थे, ये तो इनके पुत्र थे, इनके भाई का नाम था जोरावर सिंह। ये भी क्या थे? क्रांतिकारी थे। प्रताप सिंह बारट वही, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए 1000 माँओं को नहीं रुला सकता, मेरी माँ रोती है तो रोने दो। आया होगा कुछ आपके दिमाग में। आगे बात करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए केसरी सिंह बारट की पोत्री, इनकी एक पोती थी यानी पोत्री थी, उस पोत्री का नाम था नगेंद्र बाला। और नगेंद्र बाला पूरे भारत में पहली महिला थी जो किसी जिले की क्या बनती है? जिला प्रमुख बनती है। यानी राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख थी, वो कोटा की थी। और कोटा की कौन थी? नगेंद्र बाला थी। ठीक है दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए अगला देखते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारी में भाग लिया, चेतावनी रिचूटिया रचना की, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में रोका, जन्म इनका शाहपुरा भीलवाड़ा में, भाई इनके प्रताप सिंह, पुत्र का नाम जोरावर सिंह, पौत्री का नाम नगेंद्र बाला था। ठीक है, ये एक कवि भी थे, चारण जाति से बिलोंग करते थे। इसके अलावा ध्यान रखना कि बहुत बड़े राजस्थान के जाने माने क्रांतिकारी भी थे। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? राजस्थान के किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है अजमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा अलवर भरतपुर, तीसरा है जयपुर व जोधपुर और चौथा है उदयपुर व कोटा। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली। दोस्तों पुलिस कमिश्नर प्रणाली का मतलब ये हुआ कि किसी भी जिले की जब जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है उस समय जो पुलिस होती है उस पुलिस को क्या दिया जाता है? बहुत अधिक एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है? बहुत अधिक ताकत दी जाती है ताकि वो कानून व्यवस्था को संभाल सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर और जोधपुर इन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, 1 जनवरी 2011 को हमारे यहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या की गई थी? लागू की गई थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? किसकी आशा? वन की आशा कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला बनास, दूसरा चंबल, तीसरा आहू और चौथा है वो है माही। दोस्तों बात है वन की आशा की, तो वन की आशा कहा जाता है बनास को, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या कहा जाता है इसको? वन की आशा। एक और उपनाम मिलता है इसको कहा जाता है वर्णाशा, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा बनास नदी का कभी भी उद्गम स्थल पूछ लिए तो ध्यान रखना, खमनोर है, आपको पता है कहाँ पर? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। तो राजसमंद में इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो कभी भी आपके सवाल आ जाए कि बनास नदी का उद्गम, तो उद्गम जब कभी आपको पूछे तो आप उद्गम में हमेशा करना खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। बनास नदी पर देखना एक बांध बना है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध कहाँ पर है? वो है टोंक में, जो जयपुर और टोंक को जल की आपूर्ति करवाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये सहायक नदी किसकी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक है? चंबल की ये सहायक नदी है। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। और राजस्थान में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी, यानी ये बहती है और इसकी जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक चौड़ाई वाली नदी कौन सी है?
ध्यान रखना वो भी कौन सी है, बनास है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों सवाल क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है सज्जनगढ़ उदयपुर, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है सीता माता अभ्यारण्य। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है केवलादेव और राष्ट्रीय उद्यान। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको किसमें शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में। ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ ले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो ये भरतपुर में है। ध्यान रखना, कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो ये एक तरह का किसका अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है। ध्यान रखना दोस्तों, पक्षी उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है। अगर आपको सवाल पूछ ले कि इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, दोस्तों 1985 में, और 1982 में इसे स्थापित किया गया था। इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, 1985। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो ध्यान रखना 1980 में दिया गया था। ठीक है, इसका उपनाम पूछा जाता है कई बार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का उपनाम किया है तो इसको कहते हैं घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो ये थे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है जय नारायण व्यास, दूसरा है हीरालाल शास्त्री, तीसरा है विजय सिंह पथिक और चौथा है माणक्यलाल वर्मा। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। तो राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना देखिए कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना तो वैसे बाहर हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन अजमेर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, वो की थी विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ को स्थापित करने का क्या उद्देश्य था। तो इसका एक उद्देश्य था, और उद्देश्य क्या था कि राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में राजनैतिक चेतना जागृत करना, यानी लोगों को जगाना कि आपका अधिकार क्या हो सकता है, आपको किस तरह से सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 30 मार्च 1949, दूसरा लिखा हुआ है 15 मई 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है वो है 1 नवंबर 1956। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण जो पूरा हुआ है उसको ध्यान रखना, वो हुआ था 1 नवंबर 1956। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल, ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है, और उनका नाम था, आपको पता होगा, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता है राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे और इन्होंने शासन किया था। अगली चीज याद रखना कि राजस्थान का एकीकरण होने में कुल कितना समय लगा? राजस्थान का एकीकरण होने में कुल कितना समय लगा? तो देखिए राजस्थान का एकीकरण होने में लगे थे 8 वर्ष। कितने? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इतने दिनों में राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। और एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था? तो एकीकरण प्रारंभ होने की डेट है दोस्तों, वो है 18 मार्च 1948। 18 मार्च
1948 को राजस्थान में पहली बार एकीकरण हुआ था मत्स्य संघ का, और लास्ट एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगला सवाल है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। सवाल क्या पूछा है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, पहला है भरतपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा झालावाड़, चौथा है सिरोही। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झालावाड़। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, झालावाड़ में। और सबसे पहले राजस्थान में जो मानसून आता है वो कहाँ पर आता है, वो बांसवाड़ा में आता है, लेकिन बारिश सर्वाधिक कहाँ होती है, झालावाड़ में। झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है, नागपुर, क्योंकि यहाँ पर संतरे अधिक होते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको सवाल ये पूछ ले कि राजस्थान में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है, वर्षा सर्वाधिक तो कहाँ हो रही है, झालावाड़ में, लेकिन सबसे कम कभी पूछ ले तो वो ध्यान रखना दोस्तों जैसलमेर में होती है। सबसे कम वर्षा होती है वो जैसलमेर में होती है। और अगर आपको सवाल पूछ ले कि राजस्थान में औसत वर्षा का सेंटीमीटर क्या है, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो राजस्थान में औसत वर्षा एक साल के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश होती है। पूरे राजस्थान का ये क्या है, औसत है। दोस्तों हमारे वीडियो को लगातार देखने के लिए तक्षशिला एकेडमी चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।